और मेरी ओवरऑल यूपीएससी की प्रिपरेशन भी काफी इससे स्ट्रेंथन हुई थी बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम. द पेपर इज अ रेस अगेंस्ट टाइम. पर अगर क्वांट में आप एवरेज हो ना, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी एवरेज इन आरसी. आपको आरसी में बहुत अच्छा होना पड़ेगा to be able to clear the cutoff, which is 66 marks. क्या हमें आरसी पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए just to qualify CSAT, or is it more than that? Now my job is to coach you to read faster and comprehend better, जिससे आप CSAT ही qualify नहीं करोगे, पर आपकी overall UPSC preparation का level काफी ऊपर चला जाएगा. Faster readers comprehend better than slower readers. Now let's see कि आपको किन वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए था, कौन सी लाइंस आपको हाईलाइट करनी चाहिए थी. सो सबसे पहले तो फोकस वर्ड्स जो मैंने बताए थे, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, बट ऑल्सो, इसके बाद के जो लाइंस हैं राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ये इनकम्प्लीट है जब तक कि आप ये चीज़ें जो आप सीख रहे हैं ये एक्टिवली कॉन्शियसली अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं. Hello everyone, welcome to the first session on reading comprehension for CSAT. जिससे पहले कि हम आगे बढ़े, let me give you a very short introduction about my own profile. मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके बाद मैंने MBA किया है फ्रॉम IIM लखनऊ, which you would know is one of the best business schools in the country. जो इसको क्वालिफाई करने के लिए पेपर होता है उसको कहते हैं कैट, ये आपको पता होगा. इसमें सीसैट की ही तरह 3 सेक्शंस होते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं. क्वांट एंड DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश. कैट की इंग्लिश में भी मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही सवाल आते हैं जैसे कि सीसैट में, पर इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल काफी ऊपर होता है सीसैट से. मैं आपको एक क्यों बता रही हूं, आई टेल यू. मैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा से ही बहुत ही एवरेज, इनफैक्ट आई से बिलो एवरेज रही हूं. मेरा स्ट्रेंथ रहा है इंग्लिश एंड पर्टिकुलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसकी वजह से आई गॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल इन द इंग्लिश सेक्शन, a 99.99 percentile, which is amongst the top scores, because of which my overall percentile or score shot up and I was able to get a call from IIM Lucknow and I was lucky enough to convert it. मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं. मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट्स थे इनफैक्ट ये एग्जाम लिखने के, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट डिसाइड किया था दैट आई वांट टू राइट दिस एग्जाम. आई वाज ऑलरेडी 29 इयर्स ओल्ड दैट टाइम. मेरा पहला अटेम्प्ट था 2021 में और मेरा दूसरा और फाइनल अटेम्प्ट था 2022 में. मैंने दोनों ही अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और सीसैट मैंने बड़े आसानी से क्वालिफाई किया है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मैंने बहुत आसानी से सीसैट ही नहीं क्वालिफाई किया, पर इसकी वजह से मुझे पेपर 1 जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी बहुत ही एडवांटेज मिला और मेरी ओवरऑल यूपीएससी की प्रिपरेशन भी काफी इससे स्ट्रेंथन हुई थी बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और ये मैं आपको अपने आने वाले सेशन में बताऊंगी. Now let's see the importance of reading comprehension in CSAT. क्यों important है RC CSAT में, और क्या है important है भी या नहीं? I mean, should we even spend time and should we invest that energy mastering RC in CSAT? We'll see this. तो मैंने पिछले 4 साल में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आरसी से आए हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं. सो ऑन एन एवरेज यू कैन सी बिटवीन 25 to 30 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. सो ऑन एन एवरेज यू कैन अज्यूम 28 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आरसी से. सो 70 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट इजीली फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, नाउ यू नो कि सीसैट का पेपर 200 मार्क्स का होता है, राइट? इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कट ऑफ होता है 33% विच इज 66 मार्क्स. तो अगर आप सारे आरसी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आ गए और फुल एक्यूरेसी मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपके 70 मार्क्स आ गए, तो आपने कट ऑफ ऐसे ही क्वालिफाई कर लिया. आपको मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है. पर ऑफ कोर्स मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ करने को, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी टू हैव.
बिकॉज यू वुड नो, अगर आपने सीसैट का पेपर पहले दिया है, व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल और शाम तक कोचिंग सेंटर्स आंसर कीज रिलीज कर देती हैं, कुछ जो आरसी के क्वेश्चंस होते हैं 2 या 3, उसमें हमेशा डाउट होता है बिटवीन 2 ऑप्शंस. सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू कॉन्कर सीसैट इज, आप आरसी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे एट एन एक्यूरेसी ऑफ 95 to 99%, जो मेरी स्ट्रैटेजी रही थी. और उसके बाद क्योंकि मैं काफी एवरेज हूँ क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में, मैं जो सबसे मुझे लगता था आसान क्वेश्चंस है क्वांट के, जो कम से कम टाइम में मुझे पता है कि मैं कर पाऊंगी, मैं वो कर देती थी. क्वांट के कुछ क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस. मैंने पूरा पेपर सीसैट का कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था. ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई सीसैट, उनकी यही स्ट्रैटेजी रहती है कि वो पूरा पेपर कोई नहीं अटेम्प्ट कर पाता है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही ब्रिलियंट हो हर चीज में. इट इज इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर इन द टाइम फ्रेम गिवन. सो इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम. द पेपर इज अ रेस अगेंस्ट टाइम. आपको आरसी में 40 to 45 मिनट्स इन्वेस्ट करके आपको अराउंड 30 क्वेश्चंस करने हैं, और आपकी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए. और फिर अगर आप क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े से भी क्वेश्चंस कर देंगे जो आपको आसान लग रहे हैं, आप आराम से 90 मार्क्स तो ले ही आएंगे, तो आराम से आपका पेपर क्वालिफाई होगा ना. मैं आपको ये स्ट्रैटेजी पे फोकस करने को क्यों कह रही हूँ कि आप आरसी के सारे क्वेश्चंस करिए और फिर आप क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के जो आसान क्वेश्चंस है वो कर दीजिए. क्योंकि जो ये पेपर देते हैं उसमें 2 कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं. So the first category of candidates are the ones who are very very good in quant and logical reasoning. Quant में अच्छे हैं तो logical reasoning में भी अच्छे ही होंगे. ठीक है, उनको अगर रात के 3 बजे भी उठाया जाए ना और 10 क्वेश्चन दे दिए जाए अच्छे लेवल के सीसैट में से ही क्वांट के, आराम से कर लेंगे. फिर वो कैंडिडेट्स अगर आरसी में एवरेज भी होते हैं ना, सो दे कैन अफोर्ड टू बी एवरेज इन आरसी एंड स्टिल क्वालिफाई सीसैट. पर ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं, बिल्कुल एक छोटी minority percentage of candidates are like this. The majority of the candidates, and I belong to category 2 type of candidates, are the ones who are just average in quant और लॉजिकल रीजनिंग. इनफैक्ट मुझे तो क्वांट से डर लगता था, क्योंकि अगर मुझे नॉर्मली अगर मैं कोई क्वांट का क्वेश्चन जो सीसैट के लेवल का है, मैं मेरे पास काफी टाइम हो तो मैं अगर वो कर भी लूं, पर उस एग्जाम सेटिंग में कम टाइम के अंदर तो मुझसे वो और नहीं होता है. तो मैं तो बहुत ही एवरेज हूँ क्वांट में. तो अगर आप एवरेज हो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में आप अच्छे भी हो, पर अगर क्वांट में आप एवरेज हो ना, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी एवरेज इन आरसी. आपको आरसी में बहुत अच्छा होना पड़ेगा टू बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ विच इज 66 मार्क्स एंड बी ऑन अ सेफ साइड. कि आप पेपर देकर आए, आपको पता है यार 80 तो आराम से आ ही जाएंगे, 80-85 आराम से आने हैं, मतलब डाउट ही नहीं है, 90 आपको आराम से पता है कि हाँ आ जाएंगे. टू बी एट दैट लेवल यू हैव टू बी वेरी गुड इन आरसी एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी एवरेज इन आरसी. क्योंकि आप क्वांट और इसमें तो ऑलरेडी एवरेज हो ना, इसमें आप अच्छे भी हो गए लॉजिकल रीजनिंग में. क्वांट में अगर आप जब तक कि आप बिल्कुल एक्सेप्शनल ना हो क्वांट में, आपको आरसी में बहुत अच्छा होना पड़ेगा. एंड बीइंग वेरी गुड इन आरसी, मास्टरिंग आरसी इज actually very easy if you take the right approach. और ये आपको बस आरसी में और सीसैट में ही नहीं हेल्प करेगा, but this will help in your overall UPSC preparation and I will show you how. Now let's see the importance of RC in the overall UPSC preparation. क्या हमें RC पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए just to qualify CSAT? Or is it more than that? क्या हमें इससे हमारी ओवरऑल यूपीएससी प्रिपरेशन में बेनिफिट होगा? आई टेल यू होगा और कैसे होगा. नाउ आरसी टेस्ट्स द स्पीड रीडिंग एंड पावर रीडिंग स्किल्स. स्पीड रीडिंग एंड पावर रीडिंग वन एंड द सेम थिंग. इसका क्या मतलब होता है? बेटर कॉम्प्रिहेंशन इन लेस टाइम. स्पीड रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जल्दी जल्दी कोई पैसेज पढ़ लिया. अगर आप एक पेज, अब अगर आप 1 मिनट में पढ़ते थे, आपने आधे मिनट में वही पेज पढ़ लिया. दिस इज नॉट कॉल्ड स्पीड रीडिंग. स्पीड रीडिंग मीन्स रीडिंग इन स्पीड विद बेटर कॉम्प्रिहेंशन. मतलब आप स्पीड में तो पढ़ ही रहे हो पर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है. ओके, दैट इज कॉल्ड स्पीड रीडिंग. नाउ इससे हमें कहाँ कहाँ पे बेनिफिट होगा? न्यूज़पेपर रीडिंग में.
मैं कई सारे कैंडिडेट्स को जानती हूँ जो कहते हैं कि हम 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाते हैं। कई कैंडिडेट्स तो 1 घंटे से भी ज्यादा 2-2 घंटे लगाते हैं रोज का, बस वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 2 घंटे लगा के। Now, if you're a serious candidate, your newspaper reading should not take more than 20 to 30 minutes. And in this 20 to 30 minutes, 30 minutes is on the higher side. You would be reading 2 newspapers. I was reading Hindu and the Indian Express, and I used to take on an average daily basis पे 20 to 30 minutes. उसमें मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी with good retention and good comprehension. मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ. इसको कहते हैं स्पीड रीडिंग. आपको बेनिफिट होगा प्रीलिम्स पेपर 1 का सिलेबस कवर करने में, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 का सिलेबस प्रीलिम्स का इज लाइक एन ओशन टू कवर. इतना सब होता है, फ्रॉम हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, सो मेनी थिंग्स. स्पीड रीडिंग आ गई तो आपको इसमें भी हेल्प होगी. फिर GS 1, 2, 3 का सिलेबस कवर करने में आपको हेल्प होगी. अपना ऑप्शनल का, as long as आपका optional theoretical है, and majority of the paper, the candidates have an optional which is theoretical, like anthropology, sociology, or history, etc. आपको उसका syllabus cover करने में बहुत advantage होगा. Ethics. Majority of the candidates, when they give the ethics paper and they come out of the examination hall, जो एक सवाल लोग एक दूसरे से पूछते हैं वो होता है कि पेपर खत्म हुआ कि नहीं. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स का भले ही और सारे GS 1, 2, 3 ऑप्शनल के पेपर खत्म हो जाए टाइम पे, एथिक्स का पेपर नहीं हो पाता है. क्यों? क्योंकि उसमें एक 2-2 पेजेस की तो केस स्टडी होती है. एक केस स्टडी बताइए 2 पेजेस की, उसको पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाता है कि आप लिखोगे कब, राइट? तो एथिक्स का पेपर तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स का अच्छा खासे नंबर्स का छूटता है. तो अगर आपको स्पीड रीडिंग आ गई तो आपको एथिक्स के पेपर में भी बहुत एडवांटेज होगा, नॉट जस्ट इन योर प्रिपरेशन बट ऑल्सो इन फिनिशिंग द पेपर ऑन टाइम. फिर ऐसे में क्या होता है कि आपको यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम एंड देन पुट दोस थॉट्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑन योर आंसर शीट. अगर आपको स्पीड रीडिंग आ गई, so you will also be able to comprehend well, मतलब understand well in less time, मतलब आप अपने thoughts को organize कर पाओगे in lesser time. So it will also be of benefit to you in your essay preparation. तो स्पीड रीडिंग के इतने सारे एडवांटेजेस हैं. अगर आपने स्पीड रीडिंग सीख ली, अगर आपने RC को मास्टर करने की स्किल सीख ली, तो आपकी ओवरऑल UPSC प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी. Now, why is RC part of the syllabus? क्यों UPSC वालों ने RC को CSAT में रखा है? Why is it there? कभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि why is UPSC asking me to solve RC questions? I'll tell you why. It tests a host of skills. ये आपका टेस्ट करती है रीडिंग एबिलिटी, योर कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपने कुछ पैसेज पढ़ा तो आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, और कम से कम टाइम में समझ पा रहे हो कि नहीं, इफ यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स और नॉट. रिटेंशन एंड रिकॉल, एनालिटिकल एबिलिटी, कॉमन सेंस, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्फर, अज्यूम, एटसेट्रा फ्रॉम दिस पैसेज, वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी स्किल्स टेस्ट करती हैं. Then common sense, we will see with a few examples from past year papers, how does RC test your common sense? Your general awareness, why? The topics, जो RC के जो topics होते हैं, जो अगर आप PYQs देखेंगे और हम भी देखेंगे हमारे सेशंस में, वो जो होते हैं, वो जो आप GS 1, 2, 3 और प्रीलिम्स पेपर 1 में पढ़ोगे ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, वो उन्हीं टॉपिक्स से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी पूछता है. सो इट ऑल्सो टेस्ट योर कॉमन सेंस एंड जनरल अवेयरनेस, एंड देन एबिलिटी टू रीड एंड थिंक साइमल्टेनियसली. Now, these are very important skills which are required and demanded by an administrator. As an administrator, you would be required to read a lot of documents on different topics. जो टॉपिक्स आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो ना, वैसे ही वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे आपको कई डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे, एंड यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड क्विकली एंड टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज, टू इन्फर, कंक्लूड एंड अज्यूम. तो आपको ये स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी इफ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड दैट इज व्हाई यूपीएससी
has made reading comprehension as an integral part of your CSAT. Now, what are the fundamental problems? क्या problems हैं? Okay, तो first of all, जो कैंडिडेट्स हैं वो CSAT को इग्नोर कर रहे हैं. वो इसको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि CSAT तो क्वालिफाइंग है, इसमें तो बस 66 मार्क्स लाने हैं ना. फोकस हम करते हैं पेपर 1 पे प्रीलिम्स के, क्योंकि कट ऑफ तो उससे डिसाइड होगा. पर वो इतना CSAT को लाइटली ले लेते हैं that when they are in the exam setting, that's when they realize कि ये इतना आसान नहीं है. इतने सारे क्वेश्चंस जब बस 2 घंटे में करने हो ना, तब रियलाइज होता है कि नहीं, आसान नहीं है CSAT. एंड देन दे फेल CSAT एंड दे फेल प्रीलिम्स. 1 साल फिर से प्रिपेयर करते हैं. और जब 1 साल आपको फिर से प्रिपेयर करना होता है ना, क्योंकि आपने CSAT फ्लंक कर दिया है, इतना स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है ना, अगेन आप फिर से पढ़ रहे हो, पूरा आपका 1 साल लग गया है प्रिपरेशन में, ऐड हो गया है. 1 year इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो डू नॉट टेक CSAT लाइटली. देन दूसरी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है. ठीक है, उन्होंने CSAT अगर अटेम्प्ट अगर कर आए, मार्क्स अगर जोड़े घर आके, और रियलाइज हो रहा है कि यार बस 68 या 70 मार्क्स कुछ बन रहे हैं, एंड डिपेंड्स ऑन कि RC के 1-2 क्वेश्चंस कौन से आंसर की के सही होंगे. एंड दे विल वेस्ट अ मंथ इन एंजाइटी कि कॉल आएगी कि नहीं, मेंस की कॉल आएगी कि नहीं. जब मेंस का रिजल्ट आता है तो या तो नहीं हुआ, पर अगर हो गया तो 1 महीना तो वेस्ट हो गया. तो मेंस के लिए तो बचे बस 1.5 महीना या 2 महीना, तो आप वैसे यू आर आउट ऑफ द रेस. देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हु इग्नोर RC. चलो CSAT पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, थोड़ा पढ़ाई की CSAT के लिए, पर बस क्वांट के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, क्योंकि लगता है कि अच्छा क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में तो कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो मास्टर करनी है, कुछ फॉर्मुलेज रटने हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है. RC को वो इग्नोर कर देते हैं. उनको लगता है कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वहां पे एग्जाम सेंटर में जाएंगे, कर लेंगे, या फिर थोड़े से 5-6 साल के PYQs बस देख लेते हैं एग्जाम से पहले, और बस फिर एग्जाम सेंटर में जाके कर देंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर तो पैसेज में ही छुपा हुआ है. तो RC को इग्नोर कर देते हैं. एंड व्हेन दे एक्चुअली अटेम्प्ट द पेपर, दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि ये RC को तो बहुत ही लाइटली ले लिया. एंड देन the fundamental problem is that people ignore reading comprehension and they struggle in their overall UPSC preparation because they never realize that mastering RC is not just for qualifying CSAT. पर अगर आपने RC को मास्टर कर लिया तो आपकी ओवरऑल UPSC प्रिपरेशन का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा. कैसे? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि RC जिससे आप पावर रीडिंग स्किल्स डेवलप करते हो, वो इन सब में काम आती है. तो आप न्यूज़पेपर, जो लोग 1-1 घंटा लगाते हैं ना, उससे भी ज्यादा, वो 20 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. आपका कितना टाइम सेव हो रहा है रोज. देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु गेट स्टक ऑन वन सब्जेक्ट फॉर आवर्स एंड डेज. अभी ज्योग्राफी पकड़ा है तो 2-3 हफ्ते तक बस ज्योग्राफी ही हो रहा है. हिस्ट्री पकड़ा है तो 1 महीने तक हिस्ट्री चल रहा है, और फिर भी अच्छे से नहीं हुआ है. फिर भी आपने उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, उसके मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, पर बस पकड़ के रखा है एक सब्जेक्ट, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे हो वो सब्जेक्ट, बिकॉज यू लैक द स्किल्स ऑफ पावर रीडिंग. आपको स्किम करना नहीं आता है टेक्स्ट के थ्रू, आपको रिटेन करना अच्छे से नहीं आता है. जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है आप उसको रिटेन नहीं कर पाते, आप उसको समझ नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ना ही नहीं सीखा है. हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो हमने सीखी थी 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, तब हमने पढ़ना सीखा था. दैट्स व्हेन वी लर्नड हाउ टू रीड. और हम उन्हीं आउटडेटेड स्किल से अभी भी पढ़ रहे हैं, जबकि हमारा जो मैटर है, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा हो गई हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई हैं. पर जो हमारी पढ़ने की स्किल्स हैं वो तो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से हैं, राइट. एंड दैट इज व्हाई वी आर नेवर एबल टू फिनिश अ कोर्स ऑन टाइम. इसीलिए हमें टाइम नहीं मिलता है टू गिव प्रीलिम्स के मॉक्स, टू डू रिविजन्स, टू डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड गिव फुल लेंथ टेस्ट फॉर मेंस. एंड हमारे नोट्स होते हैं जो बहुत बल्कि होते हैं, क्योंकि हम लोग की अब रीडिंग की स्किल्स ही इतनी आउटडेटेड है, तो हम जो सब पढ़ते हैं उन सबको नोट्स में अब कन्वर्ट कर देते हैं. तो हमारे नोट्स भी इतने सारे होते हैं कि हम ऐसे नोट्स से रिविजन भी क्या करेंगे. आवर नोट्स आर नेवर कंसाइज, दे आर नेवर कंसोलिडेटेड, क्योंकि हमें पढ़ना ही अच्छे से नहीं आता है.
So that is the importance of reading comprehension. Now how to prepare for RC? तो जैसे कि कॉन्ट में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होती हैं, कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं, वैसे ही आरसी में भी ये सब होता है, एंड वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज. Then we will apply these techniques to the overall UPSC preparation. For example, we will apply these techniques to read newspaper and read it in a much better way, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, एडिटोरियल पढ़ा है, हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए और हम कम टाइम पे पढ़े. ओके, उससे हमारी प्रेपरेशन भी अच्छी होगी पेपर 1 और GS 1, 2, 3 के लिए, और हम लोग की आरसी की भी पैरेलली प्रिपरेशन हो जाएगी. फिर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे और एंड वी विल गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट्स. Now my job is to coach you to read faster and comprehend better. Okay, so as your coach, I will help you develop skills which will help you read faster and at the same time understand better. इससे आप आरसी ही मास्टर नहीं करोगे, जिससे आप सीसैट ही क्वालिफाई नहीं करोगे, पर आपकी ओवरऑल यूपीएससी प्रिपरेशन का लेवल काफी ऊपर चला जाएगा. Now let's look at the course overview. This module will span around 15 lectures, close to 15 hours. And the major themes we will cover. And again, in these 15 hours, आप बस CSAT ही कैप्चर नहीं कर रहे हो, तो आप CSAT में ही अपनी शॉर्ट आप क्वालिफाई नहीं करोगे इन 15 घंटे के थ्रू, but this will help you in your overall UPSC preparation. The major themes we will cover includes, पहले तो हम देखेंगे कि रीडिंग मिसकंसेप्शंस क्या है, व्हाट आर द मिथ्स अराउंड रीडिंग, क्योंकि जब तक कि हम मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को नहीं समझेंगे, हम लोग करेक्ट टेक्निक्स जो है वो भी नहीं समझ पाएंगे. सो फर्स्ट वी विल सी द रीडिंग मिसकंसेप्शंस, देन वी विल लुक एट द पावर रीडिंग और स्पीड रीडिंग टेक्निक्स. We will also look at the things to remember while reading a passage. क्या वो चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है जब हम एक पैसेज पढ़ रहे हैं. We will learn about active recall. Now, active recall is a very important skill if you want to qualify UPSC and get your preferred rank. Active recall is a skill that we will learn and develop here. We will understand different types of questions asked in RCs. ठीक है? Then we will incorporate power reading techniques in everyday UPSC preparation. For example, जैसे कि मैंने बताया था, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, we will read it via power reading techniques. Then we will also understand about elimination technique and apply it when we solve PYQs. We will also understand about educated guessing, and we will again apply this to PYQs. We will solve some CAT level RCs, क्योंकि CAT का लेवल जो है वो काफी ऊपर है CSAT के लेवल से. तो अगर हमने CAT लेवल के RC सॉल्व कर लिए, तो हम CSAT के तो RCs आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. फिर हम सॉल्व करेंगे कुछ PYQs और हम कुछ टेस्ट लेंगे, एंड वी विल ऑल्सो हैव टेस्ट डिस्कशन इन दिस मॉड्यूल. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि स्पीड रीडिंग क्या होता है, क्योंकि मैं बार बार स्पीड रीडिंग बोल रही हूं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड रीडिंग. ओके, स्पीड रीडिंग मींस किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ना, स्पीड में पढ़ना, अलोंग विद कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना, रिटेंशन, चीजें याद रख पाना पढ़ने के बाद. एक हफ्ते बाद भी आपसे कोई कुछ पूछे ना, आपको याद होना चाहिए. एक महीने बाद भी आपसे कोई कुछ पूछे जो आपने पढ़ा है जिस चीज के बारे में, यू शुड रिमेंबर. फोकस, विथ फुल फोकस, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है. बीइंग गुड इन मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. मल्टीटास्किंग इज नॉट गुड. जब आप कुछ पढ़ रहे हो, आपका पूरा कंप्लीट फोकस उस चीज पे होना चाहिए. एंड अलोंग विद एंजॉयमेंट. अगर आपने ये सारी चीजें की हैं, then you are doing speed reading. Okay, and now how to master RC? Mastering RC requires speed reading, which is comprehension, and speed. These are the two main things, along with decoding the question. आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, and you should understand कि क्वेश्चन
क्या आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या स्किम करना है पैसेज में। सो आरसी में आपको स्पीड रीडिंग के साथ साथ यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट्स द क्वेश्चन आस्किंग, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू फाइंड इन द पैसेज, इट विल सेव योर टाइम। अब एक एक्टिविटी करते हैं आगे बढ़ने से पहले। वी विल मेजर आवर करंट रीडिंग स्पीड, और आई होप यू हैव अ नोटबुक सेपरेटली फॉर आरसी, ताकि आप जो भी ये मॉड्यूल के जो भी नोट्स हैं आप उसमें नोट डाउन करें, ताकि जब आप बाद में रिवीजन कर रहे हो आपके पास सब कुछ एक रजिस्टर में हो, और ये सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। इनफैक्ट आपके पास जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वेदर इट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्वांट और आरसी अपना ऑप्शनल, प्लीज सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर रखिए। सो इन दैट रजिस्टर, इन योर आरसी रजिस्टर, on the first page you will write your reading speed, so that by the end of the module you can again take a test and again write your reading speed that time and compare. So can you, for this activity, grab a book, just grab a book, okay, and grab a pen. अपना सेल फोन ले लीजिए या कोई क्लॉक ले लीजिए जिससे आप टाइम देख पाए. Put a timer for 2 minutes. Okay, we'll let me tell you when to start. Don't start right now. Also take a pen. Open any page. Okay. Now mark a starting point and now start the timer. Put the timer for 2 minutes. Start the timer. Okay. After 2 minutes, you will end this timer. You can pause this video. Okay. And after 2 minutes, you will end the timer and mark your end point. Now count the number of lines that you have read. So ये जो आप 2 मिनट का जो आप रीड कर रहे हैं, आप प्लीज वीडियो पॉज करके ये आप कर लीजिए, ठीक है. Now once you restart, now restart the video and now you count the number of lines. Okay. Okay, if you have counted the number of lines, divide it by 2. So this will give you the number of lines you have read in 1 minute. Now count the average words per line. आप 3-4 लाइन्स में देख लीजिए कि कितने वर्ड्स हैं. ऑन एन एवरेज आपको पता लग जाएगा कि एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं. And you multiply the average number of words per line by this figure that you had got. Okay. Now this will be your reading speed. The figure that you have got is your reading speed. So on an average, लोगों की reading speed आती है around 250 words per minute. Average reader की reading speed ये होती है. So note this down on your register. ये आपको रेफरेंस के लिए रहेगा जब आप 15 सेशंस के बाद अपनी रीडिंग स्पीड देखेंगे. I expect that आपकी रीडिंग स्पीड around 400 टच करनी चाहिए, if not double. And if you keep practicing the skills I teach you, which you should definitely, आपकी रीडिंग स्पीड by the time you will be writing your CSAT paper should be nothing less than 600 to 650 words per minute. So the average reading speed, as I told you, of a person of an adult is 250 words per minute. As a next step, अगले हफ्ते तक या 10 दिन बाद आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए 350 वर्ड्स पर मिनट, एंड वील सी हाउ वी कैन डू दिस. हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारी रीडिंग स्पीड बाय द टाइम वी राइट CSAT is 600 words per minute. And why is this possible? I'll tell you why. Because Bill Gates has a reading speed of 750 words per minute. तो अगर बिल गेट्स की 750 है तो आपकी क्या 550 आप नहीं कर सकते हो? और कैनेडी had a reading speed of 1200 words per minute. मतलब reading speed of 1200 words per minute भी possible है. मैं तो आपको कह रही हूँ कि आपको इसकी आधी करनी है, राइट? तो ये तो हो सकता है ना. हम सब पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हमें पढ़नी आती है, तो रीडिंग स्पीड हमारी 600 वर्ड्स पर मिनट हो सकती है. अगर एक इंसान की 1200 वर्ड्स पर मिनट है
तो उसकी आधी तो काफी अचीवेबल है ना। नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक्स जिससे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आते हैं। ओके, एंड एक क्वेश्चन जो कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि वोकैबुलरी की कितना इंपॉर्टेंस है, कितना, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। क्या आपको सेपरेटली टाइम स्पेंड करना चाहिए एवरी डे, you know, highlighting some fancy words you read in the newspaper, then looking up its meaning, writing it down somewhere, ये कितना important है? And what is the relation of vocabulary to speed reading and to reading speed? So let's first of all we'll see the first, sorry, we'll first of all see the topics from which questions are asked. ये मैंने 2022 के सीसैट के पेपर से लिए हैं जो टॉपिक्स पूछे गए थे। क्लीन एनर्जी, डिफॉरेस्टेशन, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड वाटर कंजम्पशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, फ्लड्स एंड ड्राउट्स, scientific research in university. So these were some most of the topics I have covered in this, जो 2022 के पेपर में पूछे गए थे। Now if you look at these topics, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक्स आप बहुत कंफर्टेबल हैं इन टॉपिक्स पे। आपने ये टॉपिक्स अपने पेपर 1 ऑफ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एंड जीएस पेपर 1, 2, 3 में भी आपने बहुत बार पढ़ा है इन टॉपिक्स के बारे में। आपके पास सेपरेट नोट्स होंगे पॉवर्टी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज वाटर कंजम्पशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, आप डेली पढ़ते हैं इन योर न्यूज़पेपर और इन योर प्रीलिम्स और जीएस प्रिपरेशन फॉर मेंस। तो इन टॉपिक्स की वोकैबुलरी से भी आप फेमिलियर होंगे, राइट? सो आपको अलग से वोकैबुलरी पे टाइम स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक्स यूपीएससी पूछता है ना, वो टॉपिक्स आपके सिलेबस से ही हैं। You are very familiar with these topics. You do not need to spend any time in improving your vocabulary. और अगर आपको कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं भी समझ आए ना while you are reading a passage, it is totally fine. किसी की भी vocabulary 10 on 10 नहीं होती है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मुझे मेरी vocabulary इस लेवल पे आ जाएगी ना, तब मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर तब मुझे चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ऐसा नहीं है। जब आप एक पैसेज पढ़ रहे हो ना, तो कई बार होता है कि आपको कई वर्ड्स के मतलब नहीं समझ आते। डजंट मीन दैट यू स्टॉप रीडिंग एंड स्टार्ट लुकिंग एट अ डिक्शनरी। यू कंटिन्यू रीडिंग, आपको फिर भी पैसेज का मतलब समझ आएगा, ठीक है? एंड दैट्स हाउ यू विल गेट योर रीडिंग स्पीड, दैट्स हाउ यू विल इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, बाय नॉट गेटिंग स्टक ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड। आपको नहीं रुकना है कुछ वर्ड्स पे, ठीक है? जस्ट to improve your vocabulary, just for that reason and not because of this examination. For the purpose of improving your vocabulary for yourself, अपने खुद के लिए अगर आपको कोई अपनी vocabulary improve करनी है ना, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको अगर कुछ वर्ड्स नहीं समझ आए, आप देख लीजिए। बट इफ इट्स रिलेवेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, नो, आपको नहीं जरूरत है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए to see, search and write meaning of fancy words. Now let's look at few reading misconceptions. तो सबसे पहली मिथ है कि फास्टर रीडर्स डोंट कॉम्प्रिहेंड वेल। मतलब अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से समझ नहीं आता है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये एक लाई है जो आई थिंक स्लो रीडर्स ने फैलाई है to discourage fast readers. So मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, यू आर ड्राइविंग एट 20 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि आप पैरेलली अपने फोन को भी देख रहे हैं, कोई मैसेज आया है तो आप अपना फोन देख रहे हैं, आपके बगल में जो इंसान बैठा है आप उससे बात कर रहे हैं, आपके हाथ में आपकी फेवरेट स्टारबक्स की कैपेचिनो है, आप वो सिप कर रहे हैं, और आप अपने नेबर को भी वेव कर रहे हैं, तो आप 20 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हैं, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। यू आर मल्टीटास्किंग, ओके? नाउ इमेजिन you are riding this car at 120 kilometers per hour.
then would you be sipping your coffee that time? Would you be fiddling on your phone that time? Would you be talking to the person sitting next to you that time? या क्या आप अपने नेबर को वेव कर रहे होंगे जब आप 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे चला रहे हैं? नहीं ना. योर फोकस, योर इंटायर फोकस would be on the road, would be on the steering wheel, would be on driving. वैसे ही faster readers comprehend much better. Faster readers की अंडरस्टैंडिंग किसी पैसेज को रीड करके ज्यादा होती है क्योंकि उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान उस पैसेज पे होता है और रीडिंग पे होता है. सो फास्टर रीडर्स comprehend better than slower readers. They comprehend much better than slower readers. Myth number 2, it's harder and it takes more effort to read fast. Again, ये बस एक myth है, ये गलत है. पहले आपको लगेगा क्योंकि आपको नई स्किल्स थोड़ी पकड़नी पड़ेंगी. जो आप करते हुए आए हैं वो आपको रोकना पड़ेगा. यू विल हैव टू अनलर्न टू लर्न द प्रॉपर वेज ऑफ रीडिंग. ओके, तो पहले आपको हल्का सा दिक्कत आएगी कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, बट यू विल रियलाइज once you get a hang of the tricks, of the skills of speed reading, आपको बहुत ही कम एफर्ट में आप बहुत ही बल्कि मटेरियल पढ़ पाओगे. आप बहुत सारा मटेरियल बहुत ही कम टाइम में बड़े आसानी से पढ़ पाओगे और उसको रिटेन कर पाओगे. सो इट्स एक्चुअली मच इजियर टू रीड फास्टर. मिथ 3, रीडिंग स्पीड इज इक्वल टू टॉकिंग स्पीड. तो लोग सोचते हैं कि हमारी रीडिंग स्पीड जो होती है वो टॉकिंग स्पीड जो जैसे हम जिस स्पीड पे हम बोलते हैं उसकी इक्वल होती है. एंड दैट इज व्हाई दे डू सब वोकलाइजेशन. मतलब जब हम लोग कोई पैसेज पढ़ रहे होते हैं, एक आवाज हमारे दिमाग में चल रही होती है रीडिंग दैट पैसेज. दिस इज कॉल्ड सब वोकलाइजेशन. क्या आपको अपनी आवाज सुनाई देती है व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज? दिस इज सब वोकलाइजेशन. क्योंकि आपको ये लगता है कि आपकी रीडिंग स्पीड कैन बी एज फास्ट एज योर टॉकिंग स्पीड, विच इज रॉन्ग. योर रीडिंग स्पीड is actually equal to your thinking speed. Your mind is a supercomputer and आपकी thinking speed बहुत ज्यादा है, and this is equal to your reading speed. ये आपकी talking speed से बहुत ज्यादा है, पर आपने अपने सुपर कंप्यूटर को बांध के रखा है क्योंकि आप समझ रहे हो कि आप तो रीडिंग स्पीड जो है वो टॉकिंग स्पीड के बराबर लेके चलेंगे, राइट? अनलेस अनटिल यू अंडरस्टैंड कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है, यू विल नॉट स्टॉप सब वोकलाइजिंग. आपको बंद करना होगा सब वोकलाइजेशन. सब वोकलाइजेशन इनहिबिट्स यू टू रीड फास्टर. ये आपको रोकता है जल्दी पढ़ने से. यू विल हैव टू स्टॉप दैट इनर वॉइस जो आप अपने मन में सुनते हैं ना जब एक पैसेज पढ़ रहे हैं, वो आपको बंद करनी होगी क्योंकि वो आपकी रीडिंग स्पीड को स्लो डाउन कर रही है. ओके, सो दिस इज अ मिथ अगेन. Now, let's see some of the common reading obstacles. So, सबसे पहला तो है ट्रेनिंग. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में, हमारी आखिरी बार ट्रेनिंग जो हुई थी पढ़ने की वो थी जब हम 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थे. दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड रीडिंग एंड वी लर्नड रीडिंग. तब हमने रीडिंग सीखी थी जब हमारी टीचर हमें क्लास में खड़ा करके बोलती थी कि अच्छा ये पैसेज पढ़ो. हम लोग जोर से क्लास में एक एक वर्ड को एम्फेसाइज करके पढ़ते थे. उसके बाद जब हमने खुद से घर में पढ़ना स्टार्ट किया, जब हम अकेले होते थे और पढ़ रहे होते थे, वही हम लोग तब बोलते नहीं थे, एक आवाज हमारे मन में चलती रहती थी जो एक एक वर्ड को पढ़ती थी. दैट्स कॉल्ड, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, इट्स कॉल्ड सब वोकलाइजेशन. सो हमारी ट्रेनिंग है बहुत आउटडेटेड. वो उस लेवल पे सही थी. अब हम लेकिन जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है और बहुत ज्यादा हो गया है. पर हम लोग की जो स्किल्स है पढ़ने की वो तो एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे के लेवल की हैं. So this is obstacle then for us, our training.
जो हम लोग की इतनी साल पुरानी आउटडेटेड ट्रेनिंग है, जो हम पकड़ के अभी भी चल रहे हैं, इट्स नाउ एन ऑब्स्टिकल. So we will have to upgrade our skills. The second obstacle is focus. As I told you, we have become masters in multitasking. We don't realize, however, that multitasking is actually not good. हमारा फोकस ही नहीं रहता जो हम काम कर रहे हैं उस पे. So another obstacle is focus. The third obstacle is wrong belief that faster readers do not comprehend well. ये मैंने आपको myth number 2 पे बताया था. Now the drawback of feeding your supercomputer, आपका brain आपका supercomputer है. One word at a time, आप एक word देते हो अपने brain को एक time पे, अपने एक word आप पढ़ रहे हो. Is that it searches for entertainment elsewhere. Your mind gets bored क्योंकि आप धीरे धीरे उसको words feed कर रहे हो, आपका mind bore हो जाएगा और वो फिर entertainment कहीं और ढूंढेगा. And ये distraction, आपका mind distraction create करेगा और आपका focus वैसे ही हिल जाएगा. ठीक है. Then the fourth reading obstacle is regression. आपने ये देखा होगा कि when you're reading a passage and you feel that it's a bit complex, आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, आप दोबारा lines reread करते हो. You go back and reread the passage again or the last line again. This is called regression. This is very, very, very bad. It actually reduces comprehension. आपका comprehension और understanding कम हो जाती है regression से, बढ़ती नहीं है. Then another reading obstacle, as I already mentioned, is sub-vocalization, that inner voice which constantly goes on when you are reading. आपका जो मन में आवाज चल रही होती है, that's an obstacle. Then filler words. We have a practice and a habit कि हम एक एक word पढ़ते हैं. The, and, it, to, and, सब पढ़ना है. जबकि वो नहीं है required, वो filler words हैं. आप नहीं भी पढ़ोगे ना वो, तब भी आप passage का मतलब समझ जाओगे. Then focusing on each and every word instead of the keywords. हर लाइन में 20% से ज्यादा वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. आपको 20% ऑफ वर्ड्स से ज्यादा पे फोकस करना ही नहीं है. उसके बाद भी आपको पैसेज अच्छे से समझ आ जाएगा, पर हमारी आदत है हम तो एक एक वर्ड पढ़ते हैं. सो दिस इज अनदर ऑब्स्टिकल टू रीडिंग. Over the course of the module, I'll also tell you more obstacles which are there to reading and how we can remove these obstacles. चलिए अब एक और एक्टिविटी करते हैं. Okay, we'll again read for 2 minutes, but अगर आपकी 250 words per minute की रीडिंग स्पीड आई थी, आपको डबल करनी है. आपको 500 words per minute पे पढ़ना है. तो अगर आपने लास्ट राउंड में एक पेज पढ़ा था इस स्पीड पे, आप 2 पेज पढ़िए. ठीक है. तो pause this video, take a marker, put a start point, start the timer, and then stop after 2 minutes, mark the end points. You have to push yourself. अब आप अपने को पुश करिए कि आप अपने डबल पेस पे पढ़ें. नहीं समझ आ रहा ना, कई चीजें आपको लगा कि अरे नहीं समझ आ रही, इट्स फाइन, आप आगे बढ़िए, पर आप पुश करिए कि आपको डबल स्पीड पे पढ़ना है. भले ही आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो 20% कम होती है, इट्स फाइन. यू हैव टू रीड एट डबल योर पेस. ओके. 2 चीजें करनी है. ये करते हुए आप वापस नहीं जाएंगे. यू विल नॉट रिग्रेस, मतलब आप एक लाइन को दोबारा नहीं पढ़ेंगे. ओके. नहीं समझ आया, फाइन, लीव इट. यूज अ विजुअल पेसर, मतलब कोई पेन, पेंसिल या can you see this? Okay, so a pen or a pencil, or just use your fingers and you know, while you are reading a line, जब आप लाइन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी फिंगर्स या पेन ऐसे चलाते रहिए. दिस इज कॉल्ड विजुअल पेसर. आपको मार्क नहीं करना है, डू नॉट हाईलाइट, पर पेंसिल को उल्टा करके बस उसको चलाते जाइए. जो लाइन से आप गुजर रहे हैं वो चलाते जाइए उसको, पेंसिल के पीछे की तरफ से पेंसिल को उधर चलाते रहिए. इससे आपका फोकस बहुत बढ़ेगा और आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी. सो जस्ट डू दीज 2 things and push yourself to read at double the pace. Read for 2 minutes again and pause this video and do it. Now, आपने क्या नोटिस किया? क्या आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ भी नहीं समझ आया है, या फिर आपको सेम लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग रही,
या फिर आपको बस थोड़ा 10% कम समझ आया, पर आपने 2 मिनट में कंप्लीट कर लिया उतना ही। 2 मिनट में आपने डबल फिनिश कर लिया, जितना आपने पहली रीडिंग में किया था उससे डबल आपने पढ़ लिया है 2 मिनट में ही, विच जस्ट मे बी लेस 10% लेस कॉम्प्रिहेंशन। सो इजंट इट गुड? और ये आप पहली बार कर रहे हैं, ओके? जैसे जैसे हम मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे एंड वी विल यूज अ लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड वी विल अगेन डू अ रीडिंग ट्रेनिंग जो हमने थर्ड स्टैंडर्ड में की थी, राइट? अब हम नए हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे रीडिंग में, एंड देन वील सी इवेंचुअली कि हमारी रीडिंग स्पीड का क्या होता है। पर आई एम श्योर इवन आफ्टर दिस एक्सरसाइज आपने ज्यादा पढ़ा और आपका कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज आपकी अंडरस्टैंडिंग, कोई कम नहीं हुई है, आपको समझ सब कुछ आया होगा, ओके? Let's solve a few previous year questions. Let me just also see how much time we have. Okay, now we'll solve a few past year questions. आपको कुछ चीजें करनी है when we are solving these questions. सबसे पहले तो you will read the question first. मुझे नहीं पता आप अभी तक कैसे आरसी सॉल्व कर रहे थे, पर let's now solve it in a new manner, okay? And believe me, ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें अंधाधुंध पैसेज नहीं स्टार्ट कर देना है पढ़ना। सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या है, हम उसी के हिसाब से फिर पैसेज पढ़ेंगे। हम रिग्रेस नहीं करेंगे, हम रीरीड नहीं करेंगे। एक बार पढ़ ली कोई लाइन, हो गया, नहीं समझ आया, फाइन, रीरीड नहीं करना है। यूज अ विजुअल पेपर, पेंसिल पेन का उल्टा पोर्शन करके आप उसके लाइंस के थ्रू जाते रहिए। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेंसिल या पेन या मार्कर का पीछे वाला पोर्शन को यू जस्ट कीप ऑन मूविंग। इससे आपका फोकस बना रहेगा एंड यू विल ऑल्सो नॉट रिग्रेस। एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कीवर्ड्स। हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स जो लगते हैं वो हम हाईलाइट कर देंगे। हम जब ये सब जब PYQs अभी करेंगे इस सेशन में, वी विल ऑल्सो लर्न सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर फ्यूचर आरसीज। ये मैं बताऊंगी, there will be a few things which we will learn while doing the PYQs. मैं अभी से आपको नहीं बता रही हूँ, I want to show you through example. Okay, but just remember to read the question first, do not regress, use a visual pacer and highlight important points. You will have to be doing these while we are doing the PYQs. ये मैंने PYQs 2022 के CSAT के पेपर से उठाए हैं। This is the first one. I'll give you 2 minutes. In fact, 2 minutes is too much for this. I'll give you a minute. Read this passage. Okay, before this, we are doing the questions first. Sorry, stop. Read the question first, because we will solve these passages the way I solve, and you will see the difference. So मैं आपके साथ ही क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ ये। Unsustainability in production pattern is due to which of the following? Heavy dependence on fossil fuels, limited availability of resources, expansion of recycling. ये वैसे कॉमन सेंस है, ये आप इसको तो हटा सकते हैं। Unsustainability in production pattern cannot be because of expansion of recycling. Expansion of recycling तो sustainable production pattern को sustainable बनाएगा, तो ये तो आप वैसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं, पर अभी हम नहीं करेंगे। लेट्स ऑल्सो लुक एट द पैसेज, बट यू वुड नो दैट 3 नहीं होना चाहिए, ये आपको फर्स्ट रीडिंग से ही पता लग रहा है। थ्री नहीं होगा, 2 दोनों में है, मतलब 2 करेक्ट है, 1 हमें देखना है कि सही है कि नहीं है। बट वी विल नॉट मार्क right now anything. We will first read the passage, but we know the keywords. Now take around 40 seconds and read this.
ओके, सो नाउ लेट्स सी आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने हाईलाइट भी किया होगा, मैंने कहा था कि आपको इंपॉर्टेंट चीज है आप हाईलाइट कर दीजिएगा। So let's see how you should have read it. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो हाईलाइट करना चाहिए था? अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हेविली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। लुक एट दिस, हेवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये आंसर है, मतलब ये सही है। We now know that this is unsustainable because the resources are finite, limited availability of resources, ये भी सही है। और थर्ड वाला तो आप कॉमन सेंस के थ्रू रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ये वैसे ही नहीं होगा। सो द आंसर इज 1 and 2। अब इसमें आप ये देखिए कि फोकस वर्ड्स क्या हैं। Current production models rely heavily on fossil fuels. Heavily is a focus word here. Why it's a focus word? क्योंकि current production models do not just rely on fossil. ये नहीं कह रहा है कि current production models rely on fossil fuels, on this, that, etc., etc. They rely heavily on. वो बहुत ज्यादा fossil fuels पे rely कर रहे हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल को ये एम्फेसाइज कर रहा है, इंपॉर्टेंट बना रहा है। दिस वर्ड हेविली इज मेकिंग दिस लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हेविली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। हेविली इज अ फोकस वर्ड हियर। अगेन, बिकॉज इन दिस लाइन इज अ फोकस वर्ड। We now know this is unsustainable because the resources are finite. Because is a focus word. Because के बाद हमें पता लग रहा है क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर फाइनाइट, ये अगेन फोकस वर्ड है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय making clean energy sources available at low cost, providing loans for improving public transport at nominal interest rates, encouraging them to change their production and consumption pattern। ये जो है ये सबसे पहले फ्यू लाइन्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। The main threat to maintaining progress in human development comes from increasingly evident unsustainability of production and consumption pattern. So अगर developed countries encourage developing countries to adopt, to change their production and consumption pattern, मतलब they are helping them transition to sustainable human development, right? तो ये तो आप इधर से आप तुरंत आंसर कर सकते हो। So this is correct। अब ये दो देखते हैं options। Come to the second half of the passage. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport. By is a focus word here. By के बाद देखिए, by expanding recycling and investing in public transport. Providing loans for improving their public transport at nominal interest rate. Public transport. So this is correct. Whether we can say at that they should provide loans at nominal interest rate for public transport, ये देख लीजिए, ये भी इधर दिया हुआ है। But most developing countries are hampered by high cost and low availability of clean energy sources. High cost दिया था इसमें। So providing loans for improving public transport at nominal interest rate, we can assume this, and making clean energy sources at low cost, ये directly दिया हुआ है। Okay, so ये भी सही है। So इसमें all these three will be correct. All three are correct. So इसमें focus word था by, and यहाँ पे focus word था hampered by high cost and low availability of clean energy sources. So the focus word was by,
and again by here, because here, and relies heavily on. So heavily here. So focus words like by, because, due to, and degree adverbs. What are degree adverbs? They tell the intensity of something, like heavily, totally, entirely. ये किसी चीज की इंटेंसिटी बताते हैं, राइट? जैसे हेविली, current production models rely heavily on fossil fuels. तो ये degree adverbs होते हैं. Now focus words which includes all of these are few of the examples, जैसे by, because, due to. इनके बाद जो लाइन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. By expanding recycling, hampered by high cost and low availability of clean energy sources, because the resources are finite. इनके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. That's why these are called focus words. So be careful of the focus words. फोकस वर्ड्स वाले फोकस वर्ड्स के बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें एम्फेसाइज करना है, उस पर हमें फोकस करना है. एंड देन डिग्री एडवर्ब्स जहां पे यूज हुए हैं वो लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स टू रिमेंबर while reading a reading comprehension, that focus on focus words, focus on the lines after focus words, and focus on the line wherein a degree adverb is used. Let's look at the next passage. उससे पहले let's look at the question. According to the passage given above, deforestation and denudation will lead to which of the following? Depletion of soil resources, shortage of land for common man, lack of water for cultivation. Now let's read the passage. I will give you 30 seconds to read this passage. And उसमें आपको highlight भी करनी है important चीजें. Okay? Okay. Now let's see how I read the passage. क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको हाईलाइट करनी चाहिए थी? ये चीज, ये पूरा जो ये सारी लाइंस हैं वो यही रीस्टेट कर रही हैं. डिफॉरेस्टेशन एंड डिनिडेशन विल लीड टू, ये सारी लाइंस यही स्टेट कर रही हैं. These are not important. Now come here. Soil erosion by wind and water will increase. ये word इधर दिया हुआ है. Depletion of soil resources. This is correct. Now, when you read such a line, soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, will become impossible. ये redundant है. जो elaborations होते हैं ना किसी चीज के बारे में, जब उसके बाद कॉमा करके कुछ elaborate किया जाता है ना, उसी चीज को explain किया जाता है, वो most of the time redundant होता है. आप इसको even if you strike this off, आपके पैसेज में कुछ डिफरेंस नहीं होगा एंड आपका पैसेज छोटा हो जाएगा. दिस इज रिडंडेंट. सो इलैबोरेशंस आर रिडंडेंट. अगर किसी वर्ड के बाद कॉमा करके कुछ वर्ड से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज अ रूल रिडंडेंट होता है. ओके. The desert countries of the world and our own desert area in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large-scale deforestation. This is an example. इस लाइन में बस एग्जाम्पल दिया है राजस्थान के बारे में. This again, examples most of the times are redundant. वो जो मेन थीम है, कॉन्सेप्ट है पैसेज का, उसी को इलैबोरेट कर रहा है एग्जाम्पल. तो अनलेस एंड अंटिल एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, इट अगेन इज रिडंडेंट. You can strike this off. Pockets of desert-like landscape are now appearing in other parts of the country, including the Satluj Ganga plains and the Deccan Plateau. Again example, redundant. ये देखिए कितना छोटा हो गया पैसेज.
Now you directly come to this line, which is important. There's only brown earth, bare of vegetation, without any water in the streams and springs, except in the rainy season. Lack of water for cultivation. ये करेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा है कि रेनी सीजन के अलावा पानी नहीं है, राइट? सो देयर इज लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन. पर कहीं भी पैसेज में शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन के बारे में बात की गई है? ठीक है, कॉमन सेंस के थ्रू हमें पता है कि हाँ ये सब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिनुडेशन हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ लैंड हो सकता है कॉमन मैन के लिए. बट लेट्स गो बियॉन्ड कॉमन सेंस राइट नाउ एंड सी पैसेज में वो स्टेटेड है कि नहीं. पैसेज में इसकी तो बात ही नहीं हुई है, so 2 is not there, so only 1 and 3. So the answer is C for this. Now let's come to the next passage. उससे पहले we will read the question. Methodology adopted in India to count poor is debatable. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काफी सारे वर्ड्स हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़िए. Methodology to count poor is debatable. And you start. At least read just पहला क्वेश्चन पढ़ा है ना, पहला हाफ ऑफ द पैसेज देख ली, स्किम कर लीजिए. So I'll give you 15 seconds, skim the first half, just this area. Just skim this part of the passage. Okay. Now let's see कि आपको किन वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए था, कौन सी लाइंस आपको हाईलाइट करनी चाहिए थी. It is not only because of its extremely narrow definition of who is poor and the debatable methodology used to count the poor, but also because of more fundamental assumption underlying it. ये वही restate कर रहा है कि why is the methodology adopted in India to count poor is debatable. ये restate हो रहा है इधर. It exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. ये रीजन दे रहा है कि मेथोडोलॉजी क्यों पुअर है, डिबेटेबल है. Why? Because it exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. So ये आंसर है. इसीलिए methodology is debatable because there is some confusion regarding what should constitute the poverty line. No, confusion की तो बात ही नहीं है. There are wide diversities in the condition of the rural and urban poor. Rural और urban poor की भी बात नहीं हुई है. There is no uniform global standard. कोई बात नहीं हुई है. ये directly state कर रहा है in the first half of the passage itself. It is based on the proposition of poverty as meager income or buying capacity. Because it is solely based on the proposition of poverty as meager income or buying capacity. It is exclusively relying on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. This is the correct answer. Directly इसमें आंसर है इधर. Why is income poverty only one measure of counting the poor? Now let's read the second half of the passage. I'll give you 15 seconds again to read the second half of the passage and just highlight what you think is important. Okay. So now let's see what was important in this. If poverty is ultimately about deprivations affecting human well-being, then income poverty is only one aspect of it. Poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunities. Why is income poverty only one measure of counting the poor?
It talks of only one kind of deprivation, ignoring all others. Correct. डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पर, इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट deprivations affecting human well-being, then income poverty is only one aspect of it. Other deprivations in human life have nothing to do with lack of purchasing power. एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो वैसे ही हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वेदर lack of purchasing power can affect other deprivations or not. Okay, so you as it is avoid extreme statements, और पैसेज में कहीं इसके लिंक या रिलेशन के बारे में नहीं बता रहा है, so this is wrong. Income poverty is not a permanent condition and it changes from time to time. इसकी बात हुई नहीं है. Income poverty restricts human choices at only at a point of time. ये भी नहीं कहीं पैसेज कहता है, ये डायरेक्टली पैसेज कह रहा है ये. This is the answer. What does the author mean by poverty of life? ये second half of the passage में इधर से start होता है. Poverty of a life in our view lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunities. Opportunity given by social constraints as well as personal circumstances. आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको इतना पढ़ना है, पॉवर्टी ऑफ लाइफ, और ये एक्सप्लेन कर दिया है. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ लाइफ? All deprivations in human life, it stem not only from lack of income but lack of real opportunities. Exactly, the passage says this, lack of real opportunity. Impoverished state of poor people in rural and urban areas, कहीं भी rural and urban areas के बारे में बात नहीं की गई है. Missed opportunities in diverse personal circumstances, nowhere the author is talking about nowhere he or she is talking about missed opportunities. Material as well as non-material deprivations, बात ही नहीं हुई है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. Now, next passage. Okay. Let's read the question first. Assumption. Development of agricultural technology is confined to developed countries. Agricultural technology is not adapted in developing countries. दोनों ही जैसे extreme statements हैं. Development of agricultural technology is confined to developed countries only. Agricultural technology is not adapted at all in developing countries. ठीक है? So remember, extreme statements है, पर हम passage देखेंगे कि कह रहा है कि नहीं. Assumption. First of all, assumption का क्या मतलब है? To think that something is true without actually knowing that it is true. You don't have actual facts to support an assumption. पर पैसेज पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, आप ये अज्यूम कर सकते हैं, इवन दो एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है, बट यू कैन स्टिल अज्यूम समथिंग टू बी ट्रू. ये होता है अजम्पशन ड्रॉ करने का मतलब. सो लेट्स सी नाउ. व्हाई डोंट यू रीड द पैसेज? रीड द एंटायर पैसेज. टेक 30 seconds. Do highlight the important lines जो आपको लग रहा है important है, जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको लग रहा है important है. Sorry. Okay, let's look at the passage now. I've highlighted what I felt was important. Productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau.
Okay, I'm not reading this right now. I'll read the things which are relevant for this particular question. Development of agricultural technology is confined to developed countries. Agriculture, now read this. Agriculture technology is changing fast. Much of this change is brought about by the affluent farmers in West/Americas. Techniques developed in the West are being adapted in some places to make tropical crops more productive. Now, this line, much of this change is brought about by affluent farmers in Western Americas. It says that majority of this technology is being bought by the affluent farmers in the West, but it doesn't say that all of it is being bought in the West, right? So development of agricultural technology is confined to developed countries. We cannot say this. It only says that most of it is being done in the West, but it's not being solely done in the West. और जगह भी हो रही होगी, right? So ये गलत है. Agriculture technology is not adapted in developing countries. This line. Techniques developed in the West are being adapted in some places to make tropical crops more productive. It nowhere says that these techniques which are being developed in the West are not being adapted in developing countries. ये तो कह रहा है they are being adapted in some places. Now these some places can be developing countries or developed countries. So ये भी गलत है. So which of the assumptions are valid? Neither. Neither are valid. Next question. Following assumptions have been made. Number one, poor countries need to bring about change in their existing farming techniques, and developed countries have better infrastructure and they waste less food. Second half of the passage अगर आपने पढ़ा था अच्छे से तो आपको ये हाईलाइट करना चाहिए था. Extending to the small holders and subsistence farmers of Africa and Asia, today's agricultural practices in simple matters as how much fertilizers to apply and when would lead to greatly increased availability of food for humanity. So, poor countries need to bring about change in their existing farming techniques? Yes. Developed countries have better infrastructure and they waste less food. ये कहीं नहीं दिया है passage में. The only line which talks about food wastage or reduced wastage is this, but it talks about this in the context of developing countries. So developed countries have better infrastructure and they waste less food. तो कहीं passage बोलता ही नहीं है. So this is wrong. So only one is correct. Now, next question. Based on the above passage, the following assumptions have been made. Growing enough food for future generations will be a challenge. Now, if you read the passage from the beginning, the first few lines says, productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau. Neither new strains nor fancy agrochemicals are raising the yields, nor is there much unfarmed land left that is suitable to be bought under plow. ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ कि growing enough food for future generations will be a challenge. ऐसा लग रहा है, right? पर अगर जब आप ये वाला पढ़ेंगे पार्ट जिसमें लिखा है extending to the small holders and subsistence farmers of Africa and Asia, the best of today's agricultural practices in such simple matters as how much fertilizers to apply would lead to greatly increased availability of food for humanity. अगर simple matters में भी हम agricultural techniques extend कर दे Africa and Asia में तो बहुत ज़्यादा food production होगा, right? So it won't be a challenge then. अगर हम simple techniques के through increase कर पा रहे हैं food production, then it is no longer a challenge. So growing enough food for future generations will be a challenge. We cannot say that then. So this is wrong. Corporate farming is a viable option for food security in poor countries. Nowhere the passage talks about corporate farming. It does talk about
स्मॉल होल्डर्स, सबसिस्टेंस फार्मर्स, पर उनको एग्रीगेट करना, कॉर्पोरेट फार्मिंग करवाना या ऐसी चीजों के बारे में ये पैसेज नहीं बोल रहा है. सो दिस इज रॉन्ग. सो नीदर 1 nor 2. तो इसकी एक ये लर्निंग है कि आप बस पहली लाइन देखकर ही एकदम से आंसर मत मार्क करिए. आप पूरा पैसेज को, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एंड तक पैसेज का पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो आपने ऑलरेडी ये पहले के 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आप ये लाइन अच्छे से पढ़ चुके हो. सो यू विल नॉट मार्क this as correct. Growing enough food for future generations will be a challenge. Okay, so you definitely need to read the entire passage, but you have to be careful in skimming through the passage what is not important and highlighting what is important, so that you are able to answer the questions properly, ताकि आप ढंग से आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, क्योंकि आपने पूरा पैसेज पढ़ा है और आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. और कई बार जो क्वेश्चन होता है वो, जब आप पूरा पैसेज की आप एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, बस 1-2 लाइन से नहीं. एंड देखिए, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन की तरह नहीं पूछा गया था, ये थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑलरेडी आपके पास एडवांटेज था कि आप पूरा पैसेज ढंग से पढ़ चुके थे एंड यू हैड आंसर्ड द 2 क्वेश्चंस बेसिस दैट. तो आपको ये भी अच्छे से याद था ये वाला पोर्शन, और आपने ये भी, इसके ऊपर तो आपने एक आंसर अटेम्प्ट किया था, सो यू न्यू दिस ऑल्सो. सो थर्ड क्वेश्चन becomes very easy then. Now let us just do a recap on the points to remember while reading an RC. So सबसे पहले तो focus words जो मैंने बताए थे, due to, because of, but also, इसके बाद के जो lines हैं, right, वो बहुत important होती हैं. तो इसके बाद जो भी words आते हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं और highlight कर देने हैं. And degree adverbs. डिग्री एडवर्ब्स होते हैं जो किसी चीज की इंटेंसिटी बताते हैं, जैसे हाईली, टोटली. आप तो ये अगर किसी सेंटेंस में आ गए तो वो सेंटेंस भी आप हाईलाइट कर दीजिएगा. इलैबोरेशंस आर रिडंडेंट. एग्जांपल मैं देती हूं, शाहरुख खान, हु इज अ फेमस बॉलीवुड एक्टर, ओन्स द आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स. इसमें आप ये वाला जो पार्ट है, हु इज अ फेमस बॉलीवुड एक्टर, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं. इलैबोरेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज को, जैसे अभी ये शाहरुख खान को ही उसके बारे में और डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट बी केयरफुल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन RC to RCN. अगर कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन उस पर पूछ लिया गया है, बट एज अ रूल यू कैन एक्चुअली स्ट्राइक दिस ऑफ अनलेस एंड अनटिल कोई डायरेक्टली क्वेश्चन इस चीज के बारे में पूछ रहा है. थर्ड, एग्जाम्पल्स आर रिडंडेंट. एग्जाम्पल्स किसी चीज में, किसी पैसेज में इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो एम्फेसाइज फिर से कर पाए ऑन द मेन थीम ऑफ द पैसेज, उसको इलैबोरेट कर पाए. अनलेस एंड अनटिल डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल से नहीं उठा के पूछा है, एग्जाम्पल्स कैन बी स्किप्ड और स्ट्रक ऑफ. ओके, यूज योर कॉमन सेंस. RC का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कॉमन सेंस एक तरफ रख के अटेम्प्ट करें. आप कई चीजें तो अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे ही रिजेक्ट कर सकते हैं. ओके, ये सारे पैसेजेस हमारे जो पेपर 1 प्रीलिम्स का और GS 1 2 3 का सिलेबस है उन्हीं से पूछे जाते हैं. जो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सारे न्यूज़पेपर्स के कुछ एडिटोरियल होते हैं उनसे आते हैं. ठीक है, सो ये टॉपिक से आप फेमिलियर हैं. So please use your common sense also. So कुछ options आप directly reject कर सकते हैं, but even after that, go through the passage to be on the safe side and avoid extreme statements. I think ये तो as a general rule, ये paper 1 में भी कई बार हम follow करते हैं, but do not follow this rule also blindly. But you can avoid extreme statements. So at least be careful. कहीं पर extreme statement आया तो careful हो जाइए कि ये गलत हो सकता है. Now what is the homework? एक छोटा सा होमवर्क है, एंड बिलीव मी, अगर आप ये कंसिस्टेंटली करेंगे आपकी ओवरऑल UPSC की प्रिपरेशन बहुत ऊपर चली जाएगी. तो जब आप न्यूज़पेपर कल का पढ़ेंगे,
यू यूज अ विजुअल पेसर, जो मैंने बताया था, पेन, पेंसिल, मार्कर का पीछे वाला साइड मार्क नहीं करना है बस, और फिंगर, उस जो भी लाइन आप पढ़ रहे हैं उसके थ्रू आप वो पेसर चलाते जाइए, उससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप पीछे की लाइन पे रिग्रेस नहीं करेंगे। डू नॉट रिग्रेस, पीछे जाके फिर से नहीं पढ़ना है, नहीं समझ आया इट इज फाइन, मूव फॉरवर्ड, बाय द एंड ऑफ द पैसेज एंड एंड ऑफ द आर्टिकल आपको आ जाएगा समझ, जो मेन थीम होगी ना आ जाएगी। ट्राई नॉट टू सब वोकलाइज, ठीक है, यू विल ट्राई, यू विल कॉन्शियसली ट्राई कि आप अपने जो जो अंदर मन में एक आवाज होती है वो नहीं निकालेंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे जाएगी, पर एटलीस्ट आप ये दो चीजें अच्छे से करिए, पर ये भी ट्राई करिएगा। एंड स्किप फिलर वर्ड्स एंड टू, बट, इफ, बिटवीन, नहीं चाहिए ये। अगर आप वो स्किप भी कर देंगे ना तब भी आपको पैसेज का मतलब उतना ही समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का हमारा क्या शेड्यूल होगा, हम लोग स्पीड रीडिंग की और टेक्निक सीखेंगे और जो करंट टेक्निक्स हैं वो फिर से अप्लाई करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। हम समझेंगे कि 4 लेवल्स ऑफ कंपीटेंस क्या होती हैं आरसी में। सो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ दिस एंटायर मॉडल ऑफ 4 लेवल्स ऑफ कंपीटेंस इन आरसी, एंड वी विल सी व्हाट आवर लेवल इज एंड वेयर वी शुड बी। हम एक्टिव रिकॉल समझेंगे होता क्या है एंड हाउ वी कैन यूज दिस नॉट जस्ट इन आरसी प्रिपरेशन बट इन ओवरऑल यूपीएससी प्रिपरेशन, and then we will solve a few previous year questions. So this is the schedule for the next class. I hope you enjoyed this session और आपको कुछ सीखने को मिला। And this class is incomplete. ये incomplete है जब तक कि आप ये चीजें जो आप सीख रहे हैं ये actively, consciously अपनी practice में नहीं लाते हैं। तो मिनिमम आप जो कर सकते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ये चीजें आप न्यूज़पेपर रीडिंग में फॉलो करिए। 1 घंटे अगर आप लगा रहे थे, आपको आधे घंटे में कल से न्यूज़पेपर पढ़ना है। दैट्स योर मेन टास्क। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।